जो मेथेन है ये भी एक ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन इसको भी इसमें नहीं यूज किया जाएगा। आप देखिए, आपको याद होगा एक गैस आपके घर में यूज होती है एलपीजी। क्या होती है? एलपीजी यूज होती है और इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है इसका फॉर्म? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, पेट्रोलियम गैस कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और ये देखिएगा, इसमें जो अगर आपसे पूछा जाए कि एलपीजी जो गैस होती है, हमारे घरेलू जो गैस है, उसमें सबसे पहली बात तुझे पूछेगा कि इसका कंटेंट क्या होता है। तो इसका कंटेंट जो होता है वो एलपीजी गैस का कंटेंट जो होता है वो ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, और इसमें क्या होता है? प्रोपेन होता है, और क्या होता है? हेक्सेन होता है। ये हमारा एलपीजी गैस का क्या है? संगठन है। अब आपसे अगर पूछे कि जो एलपीजी गैस होती है इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन सा होता है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन सा होता है? सबसे अधिक क्वांटिटी में उसमें ब्यूटेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे अधिक क्वांटिटी में इसमें क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है। सबसे अधिक क्वांटिटी में इसमें क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर लाइटर में भरी जाने वाली गैस जो होती है वो आपकी द्रवित लिक्विड ब्यूटेन को क्या किया जाता है? भरा जाता है। किसको भरा जाता है? लिक्विड ब्यूटेन को इसमें क्या किया जाता है? भरा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइटर में भरी जाने वाली कौन सी गैस है, तो वो आपकी लिक्विड ब्यूटेन गैस है। कौन सी है? लिक्विड ब्यूटेन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही होगा, डी फॉर डेंजर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 आ गया। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि C2H2 से C6H6 बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों ने एसिटिलीन को पढ़ा है, एसिटिलीन को आप लोगों ने पढ़ा है। तो एसिटिलीन में एक रिएक्शन पॉलीमराइजेशन होती है। एसिटिलीन में एक रिएक्शन क्या होती है? पॉलीमराइजेशन होती है, जिसको हम बॉल्कीकरण रिएक्शन कहते हैं, बॉल्कीकरण रिएक्शन कहते हैं। तो वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? वहां पर ये बोला जाता है कि जब एसिटिलीन को रक्त तत्व नली पर प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों, जब एसिटिलीन को रक्त तत्व नली पर प्रवाहित किया जाता है तो बेंजीन प्राप्त करता है, और इस क्रिया को पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण क्रिया कहते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एसिटिलीन, ये देखिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो हमारी एसिटिलीन होती है, ये हमारी एसिटिलीन है, और इस एसिटिलीन को क्या होता है कि इस एसिटिलीन को हम यहाँ पर रेड हॉट ट्यूब में रक्त तत्व नली पर क्या करते हैं? रेड हॉट ट्यूब में यहाँ पर इसको क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है? C6H6 बन जाता है, और ये आपका क्या होता है? बेंजीन होता है। ये आपका क्या होता है? बेंजीन होता है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? इस तरीके से होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? बेंजीन है। अब देखिए, यहाँ पर प्रतिस्थापन अक्रिया में क्या होता है? प्रतिस्थापन अक्रिया का मतलब होता है कोई एक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो ऐसी क्रिया हमारी क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अक्रिया कहलाती है। संघनन अक्रिया में आप एक संघनन का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, बहुत पूछा जाता है, जो फिनॉल है। फिनॉल का संघनन का एग्जाम्पल आपको मालूम होगा, मैंने बताया भी है कि जो फिनॉल जो होता है, जब फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनित करते हैं तो क्या बनता है? जब फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब संघनन करते हैं तो क्या बनता है? तो प्यारे बच्चों, अगर ये जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होती है और अगर उसका फिनॉल के साथ संघनन कर दिया जाता है तो वैकेलाइट बनता है। क्या बनता है? वैकेलाइट बनता है। आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि अगर फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ संघनन किया जाता है तो क्या बनता है? वैकेलाइट बनता है। ओके, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही है। चले अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो बताते रहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये भी बहुत पूछा जाता है। और इसमें देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि कच्चे फलों को पकाने में जो गैस प्रयोग की जाती है कौन है? तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर ये आपका लिखा है C3H5। तो C3H5 तो कोई गैस होती नहीं है। आप देखिए, यहाँ पर आपका ये जो लिखा है CaCl3 लिखा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और ये जो हमारी है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मेथेन कहते हैं। ये हमारी मेथेन है। और ये जो गैस हमारी C2H4 है इसको हम क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ पर जो आता है एथिलीन जो गैस होती है, एथिलीन गैस को क्या किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। एथिलीन जो गैस हमारी होती है इसको क्या किया जाता है? कच्चे फलों के पकाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है सभी को? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट हो गया? चलो, सिंपल था। चलिए अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 कार्बन परमाणु वाले एल्काइन का नाम होगा। 3 कार्बन परमाणु वाले एल्काइन का नाम होगा। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमें क्या है? आंसर जो होता है वो हम विकल्प के अनुसार हमें ढूंढना चाहिए कि हमारा यहाँ पर कौन सा विकल्प है। अब देखिए, एल्काइन का मतलब होता है कि ये हमारा एल्काइन ग्रुप होता है। एल्काइन ग्रुप की पहचान क्या होती है? एल्काइन जो हमारा होता है उसकी पहचान प्यारे बच्चों क्या है? देखिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एल्काइन जो होता है, एल्काइन जो हमारा है, एल्काइन का जो यहाँ पर सामान्य फार्मूला जो होता है, यहाँ पर सामान्य जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? यहाँ पर होता है CnH2n-2। प्यारे बच्चों, ये एल्काइन का सामान्य फार्मूला होता है। और दूसरा, इसकी एक बात और नोट कर लीजिएगा, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होता है,
इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है, कैसे इसको पहचानेंगे कि मतलब एल्काइन है, तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। कार्बन कार्बन जितने भी आपके कार्बन होंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो हमारा क्या होता है, एल्काइन होता है। और दूसरी एक पॉइंट और यहाँ पर आपको नोट करना होगा कि जो हमारे जितने भी एल्काइन होते हैं, एल्काइन का जो सफिक्स होता है, सफिक्स का मतलब प्यारे बच्चों होता है अनुलग्न। सफिक्स का मतलब क्या होता है, अनुलग्न होता है। और अनुलग्न जो इसका होता है वो आयन होता है। क्या होता है, आयन होता है। तो आप देखिए हमें अपने प्रश्न के अनुसार चलना है। तो प्रश्न हमारा कह रहा है 3 कार्बन परमाणु, तो यहाँ पर आप पहले 3 कार्बन परमाणु बना लीजिएगा। अब एल्काइन है तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिएगा। मान लिया हमने यहाँ पर लगा दिया। अब ये हमारा एल्काइन बन गया, ये हमारा क्या बन गया, एल्काइन बन गया। और यहाँ पर एल्काइन बन गया। तो अब देखिए जो हमारा एल्काइन बना है, अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा। तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रो, और इसका सफिक्स क्या होता है, आयन होता है। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या नाम होगा, प्रोपाइन। क्या नाम होगा, प्रोपाइन। वैसे एग्जैक्टली इसका नाम प्रोपाइन 1 होता है। एग्जैक्टली इसका नाम जो आईपीएसी होता है वो क्या होता है, प्रोपाइन 1 होता है। बट यहाँ पर आपको ऑप्शन के अनुसार जो मतलब जो दिया है उसके अनुसार देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन, सी सही होगा। ओके प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे फिर बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। यहाँ पर कहता है कि वायु की उपस्थिति में अगर एथेन को 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर कहता है कि वायु की उपस्थिति में एथेन को 500 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखना होगा कि एथेन का फार्मूला क्या होता है। अब देखिए एथेन जो होता है, एथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। एथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। अब हमें इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करना। तो वायु का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंसी में जब इसको हम 500 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, बर्न करेंगे। तो देखिए जाहिर सी बात है कि जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, अगर हम उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जो भी हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम क्या करते हैं कि अगर ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा क्या बनेगा, जल बनेगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पर आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, अब आप कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिया है एथिलीन और हाइड्रोजन, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आपका गलत हो गया। दूसरा यहाँ पर दिया स्टैल्डिहाइड, स्टैल्डिहाइड भी नहीं बनेगा क्योंकि स्टैल्डिहाइड का फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, CH3CHO होता है। ये स्टैल्डिहाइड का फार्मूला है। और अगर इसका आईपीएसी नाम बताना हो तो देखिए यहाँ पर इतना जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO हमारा कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और अगर हमें इसका आईपीएसी नाम बताना हो तो जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, अल होता है। एल्डिहाइड का सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, अल होता है। एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, अल होता है। एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, अल होता है। एल होता है, अल होता है। और देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम एथेन कहेंगे और एथेन का ही हटाकर इसका सफिक्स एल लगा देंगे तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए स्टैल्डिहाइड तो आपका बनेगा नहीं, जाहिर सी बात है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड जल बन रहा है। चलिए ठीक है, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा आ गया 4। एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो जितने भी हमारे एथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल का जब निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो उससे वाटर निकलता है। वाटर निकलने के साथ साथ वहां पर हमारा एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर एल्कीन हमारा कौन सा होगा। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर देखिए ये जो हमारा एसिटिकम दिया है, और एसिटिकम जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। तो ये तो हमारा नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। और इस एसिटिक एसिड में देखिए इतना जो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो सफिक्स होता है, इसका सफिक्स जो होता है वो होता है ओइक एसिड। इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। अगर हमें इस एसिटिक एसिड का आईपीएसी नाम लिखना हो तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन को हम एथेन कहेंगे। और इसका हटाकर इसमें क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, एथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। एथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अब बात हमारी आती है स्टैल्डिहाइड। स्टैल्डिहाइड अभी हम आपको बता चुके थे, इसका फार्मूला क्या होता है, CH3CHO होता है। ये भी नहीं होगा।
अब देखो होगा क्या, ये यहाँ पर C2H6 दिया है तो C2H6 आपका क्या है, एथेन है। C2H6 आपका क्या है, एथेन है। ये भी नहीं होगा आपका, ये ऑप्शन ए सही होगा, एथिलीन। कैसे होगा वो भी देख लीजिएगा। ये हमारा यहाँ पर C2H5OH है और यहाँ पर ये एथिल अल्कोहल है। अगर हम इस एथिल अल्कोहल को क्या करते हैं, अभी हमने आपको इसके पहले रिएक्शन बताई थी, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो इसका डिहाइड्रेशन होता है। यहाँ पर आपका बनता है क्या है, C2H4 बनता है और वाटर यहाँ पर निकल जाता है। तो अल्कोहल, जब एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या बना है, एथिलीन बन रहा है। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 11 है और 11 ऑप्शन में क्या जो 11 क्वेश्चन है वो क्या है, लिखा हुआ है कि कार्बन एक संयोजक परमाणु है। बिल्कुल सही है कि कार्बन जो होता है वो टेट्रा वैलेंसी कार्बन है। आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। और अगर उसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2,4 लिखेंगे तो उसके बाहरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी वैलेंसी होती है। तो कार्बन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2,4 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि वो टेट्राहेड्रल नेचर होगा। जबकि वो परमाणु है, कहते हैं कि इसकी चारों संयोजकताएं एक नियमित चतुष्फलक चारों कोनों पर होती है टेट्राहेड्रल नेचर को। इसका आप देखिएगा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ये जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो ये टेट्राहेड्रल नेचर होता है। कहते हैं कि इसको किसने बताया, चारों कोनों पर यहाँ पर सब में, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा। तो कहते हैं कि चारों कोनों पर निर्दिष्ट होती है। यह सिद्धांत किसने दिया, तो प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पर मेंडलीव, तो आप जानते हैं कि मेंडलीव ने क्या दिया है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी के बारे में बताया। मेंडलीव ने क्या बताया, आवर्त सारणी के बारे में बताया। जेम्स चैडविक के बारे में आप जानते हैं कि जेम्स चैडविक ने क्या बताया, जेम्स चैडविक ने क्या बताया, न्यूट्रॉन की खोज बताइए। ये क्या बताइए, न्यूट्रॉन की खोज। कब न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, जेम्स किसने, बताओ भाई, न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी। तो न्यूट्रॉन की खोज आपको मालूम है 1932 में किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, लोथर मेयर भी थे। तो इन्होंने जब हमारी मेंडलीव के सारणी के बारे में, जब तत्वों को व्यवस्थित करने के बारे में बात चल रही थी, तभी इन्होंने अपना भी कॉन्सेप्ट दिया था। इनका कॉन्सेप्ट क्या हो गया था, अनसक्सेसफुल हो गया था, असफल हो गया था। अब बात आती है जो हमारे ली वेल वान टॉप है, इन्हीं ने ही बताया था कि कार्बन जो होता है एक चतुस्संयोजक परमाणु है और इसकी जो चारों संयोजकताएं जो होती हैं एक नियमित चतुष्फलक के चारों कोनों पर क्या होती है, निर्दिष्ट होती है। यह सिद्धांत किसने दिया था, ली वेल वान टॉप ने दिया था। तो ऑप्शन आपका इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ओके, चले आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि जो हमारा है C2H2 बनाने की प्रयोगशाला विधि में NH3 PH3, जो हमारा NH3 अमोनिया है, फास्फीन है, आर्सेनिक, हाइड्रोजन सल्फाइड की अशुद्धियों को दूर करने के लिए किसमें हमें इसको प्रवाहित करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हमारा यहाँ पर C2H2 बनाने के लिए में की प्रयोगशाला विधि में अमोनिया और इनकी जो सारी अशुद्धियां हैं, तो एक थोड़ा अगर हम नजर इसको दौड़ाएं तो नजर जब दौड़ाएंगे तो लगभग हमें ये देखने को मिल रहा है कि अगर हम इनको ल्यूइस के कॉन्सेप्ट के आधार पर जाएं तो ल्यूइस के कॉन्सेप्ट के आधार पर जाएंगे तो लगभग ये सभी के सभी क्या है, क्षार हैं। ये सभी के सभी क्या है, क्षार हैं। और इनको अब इसकी अशुद्धियां हमें दूर करना है। तो अशुद्धियां अगर दूर करना है तो देखिए, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो घोल हम प्रयोग करेंगे नहीं, H2O तो हम प्रयोग करेंगे नहीं। अब देखिए, अगर हमें क्षार को हटाना, न्यूट्रलाइज करना है तो कुछ क्या करना पड़ता है, कोई हमें ऐसा सोल्यूशन यूज करना हो जिसका नेचर कैसा हो, एसिडिक नेचर हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉपर सल्फेट के अम्लीय घोल को क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, इसको उपयोग करते हैं। जो हमारी NH3 PH3 और H3 और H2S की अशुद्धियों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट के अम्लीय जो घोल होता है इसको हम क्या करते हैं, अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। प्यारे जो देखिए, ये जो हमारा कॉपर सल्फेट है, अगर हम इसको देखें, अगर इसका जली विलयन कराया जाए तो जब जली विलयन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि दुर्बल क्षार मिलता है और प्रबल हमारा क्या मिलता है, अम्ल मिलता है। प्रबल हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा, अम्ल मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही होगा। और ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, कॉपर सल्फेट के अम्लीय घोल को इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कोई खास समझाने की बात नहीं थी। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोलबे विधि द्वारा एसिटिलीन प्राप्त करना। प्यारे बच्चों, सभी ने, आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि बोर्ड का आप लोगों का एग्जाम है तो सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और प्रॉपर आप लोग तैयारी कर भी रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ एसिटिलीन की, अब यहाँ पर कोलबे विधि रिएक्शन है और इस कोलबे विधि में आपको देखना है कि कोलबे विधि में जब हम एसिटिलीन को बनाते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा, यहाँ पर पोटेशियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम फ्यूमरेट और सोडियम सक्सिनेट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोलबे विधि में अगर हमें एसिटिलीन को प्राप्त करना होता है,
अगर कोलवेबिन में एसिटिलीन को हम प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर जो हमें लेना होता है, यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम फ्यूमेरेट। क्या लेते हैं? सोडियम फ्यूमेरेट को लेते हैं। ना हम पोटेशियम एसीटेट को लेंगे, ना सोडियम एसीटेट को लेंगे, ना सोडियम सक्सिनेट को लेंगे। हम क्या लेंगे? अगर एसिटिलीन को हमें कोलवेबिन में बनाना होगा तो यहाँ पर हमें लेना होता है सोडियम फ्यूमेरेट। ओके, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सही होगा वो कौन? ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आ गया कि यहाँ पर लिखा हुआ 14 क्वेश्चन है। यहाँ पर CH3CHO लिखा है और कहता है कि इसका आईपीएसी नाम क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप यहाँ पर अभी हम इसके पहले आपको बता चुके थे, जो हमारा CH3CHO है, तो यहाँ पर ये जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा CHO ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप का आपको मैंने बताया कि जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड जो होते हैं, इनका जो सफिक्स होता है, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है, सफिक्स का मतलब आप जान पा रहे होंगे अनुलग्न। सफिक्स का मतलब क्या होता है? अनुलग्न जो होता है, इसका अनुलग्न क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका AN होता है। अब बात आती है कि जितने भी हमें आईपीएसी नाम लिखना हो, चाहे वो एल्डिहाइड का हो, चाहे आपका फॉर्मेल्डिहाइड का हो, चाहे जो एल्डिहाइड हो, तो वहां पर क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम, देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम के बाद हमें उसको सभी के सभी जो एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं? एल्केन से। अगर हमें अब एल्डिहाइड है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें यहाँ पर देखें कितने कार्बन है, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या आपको कितनी दिख रही? 2 है। तो सबसे पहले हमें इसको 2 कार्बन है तो आप तुरंत ऐसे लिख लो एथेन। हो सकता है कि ये जो एस्टल्डिहाइड है आपको घुमा के दे दिया जाए और आप कंफ्यूज हो जाए, एस्टल्डिहाइड को ऐसे भी दे दिया जाता है, तब स्टूडेंट सोचने लगता है कि हमारा एस्टिक एसिड होगा, लेकिन एस्टिक एसिड नहीं, तभी आपका एस्टल्डिहाइड है। तो आगे क्या हमने एथेन इसको लिख दिया और हमने बताया कि इसका जो सफिक्स होता है हाल होता है, यहाँ पर क्या करेंगे? ई हटा देंगे और ए लगा देंगे, और जब ए लगा देंगे तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। क्या नाम होगा? तो एस्टल्डिहाइड का जो आईपीएसी नाम होगा वो क्या होगा? एथेनॉल होगा, एथेन नहीं होगा। तो ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर आपका दिया हुआ है CH3C और यहाँ पर CH। तो अब देखिए हमें इसका आईपीएसी नाम बताना है और इसका आईपीएसी नाम बताने के अनुसार यहाँ पर जो यहाँ पर CH2 होगा और यहाँ पर भी CH2 कर लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये देखिएगा, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है। तो कुछ पॉइंट्स आप देखिएगा, अगर डबल बॉन्ड जो होता है ये हमारा अनसैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड वाले जो हमारे होते हैं एल्कीन, ये क्या होते हैं? एल्कीन होते हैं। ये क्या होते हैं? एल्कीन। और एल्कीन का जो यहाँ पर जो सामान जो फार्मूला होता है इसका क्या होता है? इनका जो सामान फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, यही होता है। और दूसरी बात इसमें एक और ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको कैसे पहचान करेंगे कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। और तीसरी बात इसमें एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसका जो सफिक्स होगा अनुलग्न जो होगा वो अनुलग्न क्या होगा? अनुलग्न इसका जो होगा वो क्या होगा? ईन होगा। क्या होगा? ईन होगा। इसका अनुलग्न ईन होगा। तो प्यारे बच्चों आप दूसरी बात आप देखिए, जहां पर जब हमारा जो डबल बॉन्ड है जो हमारा क्रियात्मक समूह है, और क्रियात्मक समूह है तो नंबरिंग हमेशा हमारी वहां से होगी जहां से डबल बॉन्ड हमारा नियरेस्ट होगा। और दूसरी बात आपको ये याद रखना होता है कि नंबरिंग हम उस चेन की करते हैं जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है। तो प्यारे बच्चों आप देखिए नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3। अब देखिए जब हमने 1 2 3 किया तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 3 है। तो 3 कार्बन एटम को क्या कहें? 3 कार्बन एटम को हम क्या कहते हैं? प्रो कहते हैं। और इसका सफिक्स क्या होता है? इन होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। अब देखिए प्रोपीन ऑप्शन आपको कोई मिल रहा होगा, प्रोपाइन ऑप्शन आपका होगा नहीं, प्रोपेन ऑप्शन आपका होगा नहीं, प्रोपीन ऑप्शन आपका सी सही होगा। प्यारे जो ऑप्शन आपका सी सही होगा, नोट कर लीजिएगा इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप से है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से है। और यहाँ पर जो आपका एसिटिक एसिड है, कहते हैं कि जब एसिटिक एसिड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5 का मतलब क्या होता है? प्यारे जो P2O5 का मतलब होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या होता है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 का मतलब होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। कहते हैं कि जब हम इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अब देखिए, सॉरी निर्जलीकरण करते हैं।
जब एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, निर्जलीकरण करते हैं तो क्या बनता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है, अगर एसिटिक अम्ल को अगर हम क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल जो हमारा होता है, इस एसिटिक अम्ल को अगर हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में P2O5 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करेंगे तो निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, वाटर का निकलना। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का निकलना। मतलब हमारा किसी एन प्रक्रिया यहाँ से वाटर क्या होगा, निकलेगा। तो जब वाटर निकलेगा तो देखिएगा यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस और O प्लस क्या बनेगा, H2O। प्यारे बच्चों देखिए, ये जो हमारा बना है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड आपका कहां पर दिख रहा है, तो पहला ही ऑप्शन आपका मिल गया कि अगर हम एसिटिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में अगर निर्जलीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, एस्टैल्डिहाइड हमारा नहीं बनेगा, एस्टैल्डिहाइड नहीं बनेगा, यहाँ पर एस्टामाइड भी नहीं बनेगा। और एस्टामाइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH3CONH2 होता है। प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा, जो देखिएगा इतना जो हमारा CONH2 होता है जो हमारा एमाइड ग्रुप होता है, ये हमारा क्या होता है, एमाइड ग्रुप होता है। तो जो एस्टामाइड है, एस्टामाइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH3CONH2 होता है। और अगर कभी भी आपसे एस्टामाइड का आईपीएसी नाम पूछा जाए तो इसका एमाइड सफिक्स होता है। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का इसका आईपीएसी नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, एथेनामाइड होगा। इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, एथेनामाइड हो जाएगा। ओके प्यारे जो एथिल एल्कोहल का फार्मूला आपको मालूम है, एथिल एल्कोहल फार्मूला क्या होता है, C2H5 वो H होता है। और इसका अगर आईपीएसी नाम आपको मालूम है तो एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, आल होता है। और इसका जो सफिक्स आल होता है तो 2 कार्बन है तो इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, एथेनॉल होगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो ऑप्शन आपका पहला ही इसमें सही होगा। ओके चलिए नेक्स्ट, चलो 17 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 15 का फार्मूला गलत लिखा हुआ है, हमने उसको सही तो कर दिया बेटा, बैक करके देख। क्वेश्चन नंबर ये आपका जो लिखा हुआ है इसको मैंने बताया भी था कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो आप इसको ऐसे कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कार्बन की बैलेंस ही बैलेंस करना है ना आपको, क्या दिक्कत है, एक हाइड्रोजन आपको लगा देना है, कोई दिक्कत है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है यहाँ लगा दीजिएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, बस क्लियर, कोई डाउट। हमने आपको इसको बताया, देखिए हाइड्रोजन केवल कार्बन की बैलेंसिंग करने के लिए होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे आपको हमने बताया है कि अगर जहां पर जब बारात जाती है तो जितने बाराती होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है, मेन रोल किसका होता है, दूल्हे का होता है। ऐसे इसमें डबल बॉन्ड का रोल है, हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है। चलो कौन सा क्वेश्चन नंबर था हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 17 है। और 17 क्वेश्चन नंबर में हम लोगों का देखिएगा यहाँ पर दिया कि निम्न में से कौन सा यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए ये जो हमारा NaCO3 दिया है, ये NaCO3 जो होता है ये क्या होता है, तो प्यारे बच्चों एक बात देखिएगा, ये जो यहाँ पर NaCO3 है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा देखिए ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको हम क्या कह सकते हैं, ये खाने का सोडा भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, खाने का सोडा, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, या हम इसी को बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब उसका यह है कि मतलब निम्न में से कौन सा यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आपका क्या देगा, यहाँ पर क्या बच्चों CO2 कर लीजिएगा, क्योंकि CO2 ही बुदबुदाहट के साथ निकलती है, CO3 नहीं निकलता है, कार्बोनेट नहीं निकलेगा, तो CO2 है। तो निम्न में से कौन सा यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 बुदबुदाहट देगा। तो आप देखिए यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट जो होगा वो फिनॉल के साथ तो रिएक्शन देगा नहीं। आप देखिए दूसरा हमारा आता है एसिटिक अम्ल। तो प्यारे बच्चों देखिए हम लोग एसिटिक अम्ल को देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा एसिटिक अम्ल है, ये हमारा क्या है CH3COOH हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल है। और यहाँ पर हमने लिख लिया ये सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपका बनेगा CH3COONA, यहाँ पर इतना आपका, और यहाँ से क्या होता है कि ये आपका बन गया सोडियम एसिटेट, और आपका यहाँ से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका यहाँ पर बनता है H2O। तो यहाँ पर केवल आता है एसिटिक, दोनों तो होंगे नहीं, ये भी ऑप्शन गलत, और डी वाला में कह रहा कोई नहीं तो ये भी गलत। तो ऑप्शन आपका सही कौन होगा, एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या करता है, बुदबुदाहट के साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती, निकलती है। ओके बात क्लियर है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिंग विलयन का उपयोग इसकी पहचान में किया जाता है।
तो यहाँ पर फीलिंग विलेन का उपयोग कैसे करते हैं? सबसे पहली बात, फीलिंग विलेन क्या होता है, सबसे उसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर देखिए ये जो हमारा यहाँ पर सबसे पहली बात जो आपका CU, ये क्या करता है कि जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसको क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो जैसे मान लीजिएगा हमने यहाँ पर जैसे हम एक ले लें, ये हमारा SCHO है और ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर हम इसको फेलिंग सोल्यूशन के साथ, फेलिंग विलेन के साथ अगर हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ये क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। ये क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या बनता है, लाल अवक्षेप बनता है, लाल अवक्षेप बनता है। और हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, और बन जाएगा HCOOH फॉर्मिक एसिड। और क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर ये किस ग्रुप की पहचान कराएगा, आपने देखा अगर चाहे फॉर्मेल्डिहाइड हो तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा एल्डिहाइड समूह, फेलिंग विलेन जो होता है, फेलिंग विलेन का उपयोग किसकी पहचान, इसकी पहचान में किया जाता है। तो एल्डिहाइड समूह की पहचान में इसका प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर है? और ये आपका जो बनेगा, ये क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या बनता है, लाल अवक्षेप बनता है। एल्कोहलिक समूह का होगा नहीं। एल्कोहलिक समूह क्या होता है, ROH होता है। कीटोनिक समूह आपका क्या होता है, COO होता है। और यहाँ पर एल्डिहाइड आपका ग्रुप मैंने आपको बताया क्या होता है, CHO होता है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको मालूम है आपका क्या होता है, RCOOH होता है। तो यहाँ पर कौन से ग्रुप की पहचान करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान करेगा। किसकी पहचान करेगा, जे एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान करेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आयोडोफॉर्म परीक्षण द्वारा परीक्षा की जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि आयोडोफॉर्म का परीक्षण किसके लिए किया जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म परीक्षण जो होता है, देखिए अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर नहीं देगा, यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड भी नहीं देगा। देखिए ये हमारा ईथर है। ROR का मतलब क्या होता है, ROR का मतलब होता है ईथर। जब ऑक्सीजन जो हमारा होता है, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी क्या होती है, एल्किल ग्रुप से कंप्लीट होती है, तो वहां पर हमारा क्या होता है, ईथर ग्रुप होता है। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देगा? आयोडोफॉर्म परीक्षण केवल आपको वही कंपाउंड देगा जिसमें आपका क्या होगा, CH3CO होगा। क्या होगा, CH3CO होगा। CH3CO वाले समूह जो होते हैं, एसीटोन का मतलब होता है जिसमें कीटोन ग्रुप होगा। मतलब जहां पर आपका क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा। कीटोन समूह वाले जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आयोडोफॉर्म परीक्षण को देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा C। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा होगा, C सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। आप प्यार बच्चों यहाँ पर पूछा है कि एसीटोन के समवायी यौगिकों की संरचना बताइए। एसीटोन की समवायी, सबसे पहली बात आती है कि जो हमारे समवायी आइसोमर्स ये बनते हैं, कैसे बनते हैं। ये यहाँ पर समवायी जो लिखा हुआ है, ये कैसे इसके समवायी बनते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आइसोमर्स। इसका मतलब क्या होता है, आइसोमर्स होते हैं। अब आइसोमर्स ये कैसे बनते हैं, सबसे पहली बात देखिए, हमारा एसीटोन है, ये हमारा क्या है, एसीटोन है। अच्छा एसिड, अब देखिए यहाँ पर समवायी का मतलब होता है, यहाँ पर डायरेक्टली हम समवायता की परिभाषा ये होती है, समवायता की परिभाषा ये होती है कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो इस घटना को समवायता कहते हैं। इस घटना को समवायता कहते हैं और इनसे बने हुए यौगिक हमारे क्या कहलाते हैं, समवायी कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, जब अब यहाँ पर एसीटोन का ये फार्मूला है, तो देखिए एसीटोन का फार्मूला यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन यहाँ पर आपके कितने हैं, 2 3 है। हाइड्रोजन आपके यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन आपके कितने हैं, 6 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो अब देखो ये जो हमारा एसीटोन है, इसके हम 2 समवायी, आप 2 यहाँ पर बना दीजिएगा। एक देखिए हमने, अगर हम यहाँ पर CH3CO आपने CH3 कर दिया, और दूसरा यहाँ पर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH3CH2 CH2CHO लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, CH3CH2CHO लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग में मिसप्रिंट होगा। यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, CH3 और CH2 और CHO। ये वाला पहला भी ऑप्शन आपका देख पा रहे होंगे कि सही होगा, ठीक है। और इसको पहला वाला जो ऑप्शन होगा, यहाँ पर CH3CH2CHO लिखा हुआ है, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको देखिए 1 2 3 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, तो एन कहते हैं, और एल लगा दीजिएगा तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सही हो गया, चलिए देखिए ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आपका फर्स्ट ही सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम लोगों को लिखा हुआ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किसका गुण नहीं दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किसका गुण नहीं दर्शाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं किसका गुण नहीं दर्शाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो होगा, ये देखिए कार्बोक्सिल, अभी आपने एक देखा था, ये जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, कीटोन समूह है। ये आपका क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन समूह बोलेंगे। तो कीटोन का तो ये दर्शाएगा नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इनमें से ये वाला तो ऑप्शन कट गया।
इसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो जो भी ऑप्शन कट गया। ये आपका CH3 समूह, ये इसमें से कार्बोक्सिलिक समूह, तो जो भी आपका कट गया। अच्छा, इसमें लिखा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किसका गुण नहीं दर्शाते, तो किसका नहीं दर्शाएंगे, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पर ये आपका कीटोन समूह है, ये आपका CH3 समूह है, ये आपका COOH, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसका गुण नहीं दर्शाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये आपका कीटोन समूह है। इनमें से जो आपका ये तो कार्बोक्सिलिक समूह है, ये तो गुण अपना दर्शाएगा, ये भी लेकिन आपका ऑप्शन इसमें जो होगा वो ऑप्शन कौन सा इसमें होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा इसमें से सही होगा, मतलब कीटोन के गुण नहीं दर्शाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आप चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब यूरिया को गर्म करते हैं, जब यूरिया को गर्म करते हैं तो बायूरेट बनता है, इसका क्षारीय विलयन। प्यारे बच्चों देखिएगा, जो यूरिया जो होता है, यूरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2। और इस यूरिया को क्या करते हैं कि अगर हम गर्म करें, यूरिया को अगर हम क्या करते हैं गर्म करें, तो यहाँ पर जब यूरिया को गर्म करते हैं तो यहाँ पर बायूरेट, तो बायूरेट आपका बनेगा NH2CO NH2, और यहाँ पर आपका क्या बनेगा NH3। आप देखिए ये आपका बन गया बायूरेट, ये क्या बन गया बायूरेट। कहते हैं कि इसके बायूरेट में इसका क्षारीय विलयन का बायूरेट बनता है, इसका क्षारीय विलयन कॉपर सल्फेट विलयन के साथ कौन सा रंग देता है, तो कॉपर सल्फेट देखिएगा जैसे ही हम बायूरेट होता है, मैंने बताया भी है कि अगर बायूरेट में थोड़ा सा एक बूंद जैसे ही हम कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन मिलाते हैं उसका तुरंत कैसा रंग हो जाता है, बैंगनी रंग हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है, बैंगनी रंग हो जाता है। तो प्यारे तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, लाल नहीं होता, हरा नहीं होता, काला नहीं होता। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूरिया को कार्बामाइड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यह कार्बोनिक अम्ल का एमाइड है। तो प्यारे बच्चों देखिए कार्बोनिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है H2CO3, इसको हम कार्बोनिक अम्ल, तो फार्मूला गलत है। फिर कहता है कि यह कार्बोनिल अम्ल का डाइएमाइड है। हाँ देखिए, फिर ये कहता है कि यह जल अपघटन से कार्बोनिक अम्ल देता है, बनाता है। फिर जो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लोगों का है, ये देखिए यूरिया का सूत्र आ गया। अब हमें यहाँ पर यूरिया का सूत्र को आइडेंटिफाई करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो लिखा हुआ है इस तरीके से, अभी मैंने इसको बताया था, ये लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, H2CO3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और जब H2CO3 लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पर आपका ये आ गया C डबल बॉन्ड, ये आपका NH2, तो ये आपका देखिए यूरिया है, ये आपका क्या है, यूरिया का फार्मूला है। और एक बात और नोट कर लीजिएगा कि अगर आज का यहाँ पर यूरिया से IUPAC नाम पूछा जाए, यूरिया से अगर इसका IUPAC नाम पूछा जाए तो यूरिया का IUPAC नाम जो होता है, इसका IUPAC नाम क्या होता है, नोट कर लीजिएगा। इसका IUPAC नाम होगा अमीनो मेथेनामाइड, इसका IUPAC नाम जो होगा अमीनो मेथेनामाइड होगा। क्या होगा, अमीनो मेथेनामाइड। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। निखिल उत्तरे की उपस्थिति